बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक दो इंतहाई अहम और हसास नौयत के इंकशाफात हुए हैं। इसकी तफसील दो टोक में शामिल करेंगे और फिर इमरान खान ने पहली मरतबा जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक नया वाकया जो है वो सुनाया है, जो पिछले 8 माह में मंजर आम पर नहीं आया था। इसकी हकीकत भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब ने आज कुछ इंकशाफात भी किए हैं। खान साहब ये कहते हैं, और ये एक डेडलाइन जिसके बारे में हुकूमत की तरफ से एक जो वफाकी वज़रा की टीम भी आई और हुकूमत आज सारा दिन जो है हमने देखा कि तरह तरह के बयानात आते रहे। इमरान खान ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने एक ऑप्शन रखा है और ऑप्शन ये है कि जनाब जल्दी से जल्दी इंतखाबात करवाए जाएं और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत का ख्याल था कि शायद ये इमरान खान की कमजोरी और उन्होंने फिर बयानात जारी करने शुरू कर दिया। अब खान साहब ने इसका जवाब दिया है। खान साहब ये कहते हैं कि अगर हुकूमत मार्च के आखिर तक इलेक्शन के लिए तैयार है तो हम फिर असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो फिर हम असम्बलियां तहलील करके मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। 66% सीट्स के ऊपर इंतखाबात होंगे। फिर एक इंतहाई अहम जो उन्होंने पैगाम दिया और उनसे सवाल भी हुआ कि नई इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पैगाम जो है वो भेज दिया है। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली, कभी किसी को कुछ कहें और कभी कुछ, अजीब सा उनका रवैया था। ये इंकशाफात खान साहब 8 माह के बाद कर रहे हैं और कौम के सामने ये आई ओपनर किस्म के जो है इंकशाफात हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो रजीम चेंज हो रही थी ना राजा साहब, आईबी का सरबरा आकर उन्हें बताता था, तहरीरी तौर पर नहीं, सिर्फ वैसे ही, क्योंकि उसे भी खतरा था कि लोग उस पर भी नजर रखे हुए थे। ये 8 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक जासूसी नॉवल की कहानी चल रही है राजा साहब। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोगों पर गलती इत्तेमाद करने की गलती करता हूं। एमक्यूएम और दीगर लोगों को इशारे मिल रहे थे, शाहजेन बुगटी कहां पर स्टैंड करता है, और वो आकर दबे अल्फाज में बताते थे कि उन्हें किस किस्म की फीडिंग की जा रही है, किस किस्म की हिदायत जो है दी जा रही हैं और किस किस्म के फोन उन्हें आते हैं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से भी सवाल हुआ और अब उन समेत पाकिस्तान की तमाम जमातें तो ये कहती रही हैं, नून लीग तो इससे पहले भी कहती रही कि ये एक गलती थी और ऐसी गलती को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। और खान साहब ने भी कहा कि हालात ऐसे बना दिए गए कि हमें एक्सटेंशन, और खान राय साहब आपकी तो खबर यह भी थी कि दूसरी एक्सटेंशन के लिए भी तैयारियां की जा रही थी। मैशत भी बात हुई तो नून लीग के अंदर से आवाज आ रही है, मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि इसहाक डार मुल्क को डिफॉल्ट करने की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कोई और बात नहीं कर रहा। जनरल बाजवा के साथ गुजारे हुए 3 बरस की कहानी भी खान साहब ने रखी है और वो ये कहते हैं कि पहली बार मुझे ये लगा कि इन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती था। और फिर बिलाखिर उन्होंने ये कहा कि जब जनरल फैज हमीद को हटाया गया और वहां से एक पेज फटने की जो है बात शुरू हुई और हमने बयानात भी सुने, उन्हें ऐसा लगा कि शायद रजीम चेंज और उसके बाद जो अमली तौर पर हुकूमत गिराने का जो एक साजिश जो है वो तैयार हो चुकी है और इस पर अमल भी किया जाएगा। और फिर खान साहब ने कहा कि हमने फिर उनसे पूछा, क्लियर करें या इधर रहें या उधर रहें, हुकूमत का साथ दें। और इसकी तफसीलात पे भी मैं आगे जाऊंगा कि मजीद उन्होंने क्या कहा और फिर आपसे भी हम सुनेंगे। अडयाला जेल का भी जिक्र हुआ, शहबाज गिल को किस तरह अंडर प्रेशर करने की बातें होती रही। और फिर जिन लोगों को इलेक्शन से खौफ है, खान साहब ये कहते हैं कि वो मुझे मरवाने के कोशिशें और उनका जो खतरा था वो एक ही सूरत में टल सकता है कि अगर मैं मर जाऊं। और फिर आसिफ अली जरदारी का किरदार और मुनस इलाही साहब के हवाले से जो बातें कही ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन राय साहब, हैविंग सेड दैट, रजीम चेंज के किरदार एक एक करके एक्सपोज हो चुके हैं और खान साहब ने जो अपने 8 माह से पहले की जो सियासत थी और जनरल बाजवा के बारे में जो इंकशाफात किए और जहां से ये इनके इख्तलाफात शुरू होते हैं, मैं ये समझता हूं कि इसकी तो बाकायदा इंक्वायरी भी होनी चाहिए और पूछा जाए कि वो कौन से हालात थे, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लीडर बात नहीं कर रहा। इमरान खान के अलावा सियासतदान इससे पहले भी बातें करते रहे हैं और सहाफी जिनका ताल्लुक किसी भी कबीले से है, ये बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। जी राय साहब। देखें आशिफ साहब, जिस किस्म के शवाहिद जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद सामने आ रहे हैं,
हमने इसी प्लेटफॉर्म पर यह डिस्कस किया था कि सिर्फ जनरल बाजवा की रिटायरमेंट की देर है, ये तमाम राज तारीख खोल के रख देगी। और अब जिस किस्म के शवाहिद सामने आए हैं, इससे लगता यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक जो सवाल उठा था कि वो कौन था, अब जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक जो इंकशाफात हुए हैं, तो अब जनरल बाजवा खुद सामने आके कह रहे हैं कि हुजूर वो मैं ही था। वो शख्स जिसने पार्लियामेंट में कैदियों की वैन पहुंचाई, वो कौन था? अब वाकयाती शहादतें ये बता रही हैं कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे। असद कैसर जो स्पीकर कौमी असेंबली थे, जिन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि मुझे धमकाया गया है और मुझे यह कहा गया कि मैं सारी उम्र के लिए, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात नाअहल कर दिया जाऊंगा अगर मैंने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाई, इसलिए मैं इस्तीफा तो दे सकता हूं, लेकिन यह ताहयात नाअहली वाली जो मुझे धमकी दी जा रही है, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। इमरान खान साहब ने खुद यह इंकशाफ किया। तो इसका मतलब यह है कि यह जो सवाल उठाया जा रहा था कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को फोन करने वाला कौन था, तो अब यह भी पता चल गया कि यह कौन था का जवाब भी यही है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही इसके पीछे भी थे। फिर हाशमी साहब, जो 30 वोट्स की बात आई थी उस वक्त भी कि पीटीआई के 20 से 30 अरकान इमरान खान साहब की पार्टी से टूटकर पीडीएम में शामिल हो जाएंगे, उस वक्त यह सवाल उठा था कि वो कौन था। अब उस कौन था का जवाब मिल गया है और वाकयाती शहादतें यह कह रही हैं कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे। अब उस वक्त हाशमी साहब यह सवाल उठा था कि आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसने खुलवाई, जब यह अफवाह उड़ी कि इमरान खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ करना चाहते हैं या उन्होंने बरतरफ कर दिया है। अब चूंकि मैं उस वक्त पार्लियामेंट को कवर कर रहा था इस्लामाबाद में, मैं जिस चैनल को हेड करता हूं, मेरी पूरी टीम उस वक्त इस पूरी हैपनिंग को कवर कर रही थी। भागी भागी मेरी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंची थी। आधी रात को जब लाइट्स ऑन हुई हाशमी साहब, जब बल्ब ऑन हुए, तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चली या ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर उस खबर को खास हदायत पर चलवाया गया कि आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब खुली तो एक सवाल उठाया गया था कि वो कौन था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोली। अब उसका जवाब भी मिल गया है कि वो कौन था, वो जनरल कमर जावेद बाजवा थे। अब हाशमी साहब, जो वाकयाती शहादतें सामने आई हैं, उनसे यह भी पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान आधी रात को यह खबर कैसे लीक करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। एक दो रिपोर्टर्स यह खबर ब्रेक करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान आधी रात को हंगामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं इमरान खान साहब आईन ना तोड़ दें। यानी इतना उनको खदशा पैदा हो गया। हमारी वो अदलिया जो कि डिक्टेटर्स के घरों की लौंडी रही है पिछले 75 साल में, उसको इतना खतरा पड़ गया कि कहीं इमरान खान साहब आईन ना तोड़ दें, और आधी रात को वो पहुंच गए। तो हाशमी साहब, तारीख बड़ी जालिम है। तारीख हर सवाल का जवाब दे देती है। तो तारीख ने असल में उन तमाम सवालात के अब जवाबात दे दिए हैं। अब आ जाएं एक एक करके जो कि इमरान खान साहब ने इंकशाफात किए। सबसे पहले तो जनरल फैज हमीद को जब पोस्ट आउट किया गया जी, तो हाशमी साहब, यह किसी भी प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है, डीजीआईएसआई की तैनाती भी। इसी तरह डीजीआईएसआई को अगर इमरान खान साहब बरकरार रखना चाहते थे तो यह उनका इस्तेहकाक था। वो आर्मी चीफ को यह कन्वे कर सकते थे कि डीजीआईएसआई मुझे रिपोर्ट करते हैं, इसलिए आप जनरल फैज हमीद को पोस्ट आउट ना करें। लेकिन हाशमी साहब, हम सबको पता है कि उस वक्त किस किस्म का तनाजा बना, और आईएसपीआर की जानिब से इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो नोटिस जारी होता, वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आईएसपीआर से जारी कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आईएसपीआर से जारी कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब, जो कि उस वक्त जनरल बाजवा के बॉस थे आईनी तौर पर,
उनको बायपास करके ये नोटिफिकेशन जारी करवा दिया गया। तो अब आप बताएं कि जनाब कमर जावेद बाजवा फिर ये भी दावा करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि फौज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थी। उनके गैर सियासी होने का भांडा तो खुद मुनीस इलाही ने भी फोड़ दिया है। फिर हाशमी साहब एक्सटेंशन के मामले पर जो इमरान खान साहब ने बात की, बार बार ये पॉइंट हमने रेज किया कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसके लिए कानून साजी करें, यानी रीअपॉइंटमेंट अगर जनरल बाजवा की करनी है, किसी भी आर्मी चीफ की तकर्री रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन के लिए कानून साजी करें, तो मियां नवाज शरीफ ने कैसे यू टर्न ले लिया? आखिर वो क्या वजह थी? यानी मियां नवाज शरीफ तो जनरल बाजवा को उस वक्त तक गद्दार कहते थे। वो ये कहते थे कि जनरल बाजवा ने इलेक्शन रिग करवाया। ये अल्फाज कौन कहता था? मियां नवाज शरीफ कहते थे। लेकिन जैसे ही एक्सटेंशन का मामला सामने आया, उसके बाद बदनामे जमाना इजलास हुआ लंदन में, और इस इजलास में इसहाक डार कुरान पाक उठाकर ले आए और वहां पे खुर्रम दस्तगीर ने सवाल भी उठाया। हाशमी साहब, अंदर की खबर जो मैंने उस वक्त भी ब्रेक की थी, खुर्रम दस्तगीर ने यह सवाल भी उठाया कि अगर हम जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करेंगे, हमारा पूरा बयानिया कोलैप्स कर जाएगा, लोग हमसे सवालात करेंगे। लेकिन इसहाक डार ने उस बदनामे जमाना इजलास में यह अल्फाज बोले कि आज कोई भी इस कुरान पाक पर हलफ दे कि कोई भी बाहर जाकर यह नहीं बताएगा कि इस एक्सटेंशन की हमायत के लिए मियां नवाज शरीफ ने डायरेक्टिव्स दिए हैं। और फिर मियां नवाज शरीफ ने वहां पर हदायत दी, कुरान पाक सामने रखकर लोगों से हलफ लेकर यह हदायत दी कि जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करेगी नून लीग। हाशमी साहब, उस वक्त एक तनकीद का बहुत बड़ा तूफान उठा मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन मियां नवाज शरीफ टस से मस नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ पर पूरा ब्लेम डालने की कोशिश की गई ताकि मियां नवाज शरीफ की साख बचाई जा सके। हालांकि सबको पता है कि ख्वाजा आसिफ की क्या मजाल है कि मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर वो पूरी पार्टी को ड्राइव करते। तो उस वक्त जो एक्सटेंशन की हमायत की गई, उसकी जानिब भी इमरान खान साहब ने इशारा किया कि जब हमने इनको एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया, जब इनको तोसी मिल गई, तो उसके बाद इन्होंने नून लीग के साथ राब्ते कर लिए और नून लीग को कोई यकीन दहानी भी करवा दी। दूसरी बात हाशमी साहब, आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसको वैसे आप ये कह लें कि इसका जो किरदार है, इसके मुतल्लिक समझा जाता है कि इसको ज्यादा आप हाईलाइट नहीं किया जाता मीडिया में, इसके मुतल्लिक कोई ज्यादा हाइप नहीं बनती। लेकिन ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आपका सिविल इंटेलिजेंस का इदारा है, ये भी बड़ा फाल है। इससे पहले कई मरतबा ऐसा हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी सिविल साइड से इंटेलिजेंस ब्यूरोज के जरिए माजी में 90 की दहाई में भी फौजी क़यादत और इसी तरह फौजी अफसरान की एक आप कह लें कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। तो ये आईबी भी बहुत फाल इदारा होता है। तो इमरान खान साहब को आईबी से सारी रिपोर्ट्स पहुंच रही थी, जिनका जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह से आईबी के जरिए मेरे पास ये रिपोर्ट्स पहुंच रही थी कि पीछे ऑपरेट कौन कर रहा है। और हाशमी साहब, जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको पता है, जो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि इनके ऑपरेट करने का तरीका कार क्या होता है, किस तरह से ये कांटेक्ट कर रहे हैं। फिर हाशमी साहब, जो पार्टी है बाप, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसके मुतल्लिक सबको पता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करती है। एस्टैब्लिशमेंट ने बाप पार्टी को अपने हाथों से बनाया। नर्सरी में बाप पार्टी का जो पौधा है वो एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया। तो किस तरह से बाप पार्टी अचानक इमरान खान साहब से अलग हो गई, एमक्यूएम के मुतल्लिक सबको पता है। और आप ये भी देख लें कि एमक्यूएम ने कितनी मरतबा इशारों कुनायों में बताया भी कि इमरान खान साहब को हमसे गिला नहीं करना चाहिए, उनको गिला वहां पे करना चाहिए जिन्होंने इस पूरी तहरीके अदम एतमाद को मैनेज किया। तो ये तो हाशमी साहब एक ओपन सीक्रेट थी। मैं एक सवाल सर राय साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये डबल गेम हो रही है। आप इमरान खान को मिलते हैं, आप कुछ और कहते हैं, आप दीगर जमातों के पास, नून लीग के पास गए, जैसा आपने भी कहा, खान साहब ने भी इंकशाफ किया कि अंदाजा हो गया था कि इनको यकीन दहानियां करवा दी गई हैं और बात कुछ और चल रही है। ये सब कुछ एक्सटेंशन के लिए किया गया कि आप डबल गेम खेल रहे, पहले भी आपने डबल गेम खेली, बाद में भी आपने डबल गेम खेली। इस पर कोई इंक्वायरी होगी या ये जो डबल गेम हुई सिर्फ आप और मैं इस तरह जिक्र करते रह जाएंगे?
इंक्वायरी का तो हाशमी साहब सोचे भी ना, कौन करेगा इंक्वायरी? वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब केस चला था तो सबको पता है कि क्या अंजाम हुआ। तो इंक्वायरी के मुतल्लिक तो कोई सोचे भी ना, तसव्वुर भी ना करे। और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, जितनी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है, जिस तरह से डील के तहत इन्हें कौम पर मुसल्लत किया गया, तो शहबाज शरीफ क्या कोई इंक्वायरी करेंगे या कोई नहीं करेंगे कराने का कोई में कोई जरूरत है? ये इस तरफ हम चलते हैं। ये जो नई एस्टेब्लिशमेंट को जमानत दी है, ये भी उनसे सवाल किया गया और खान साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया कि जरा वक्त दें, नया सेटअप है, अभी आए हैं। हमारा तो यही बुनियादी मकसद था कि सियासत से दूर रहें, मुदाखलत ना करें, ना ही कोई साजिश होनी चाहिए। और पैगाम ये जरूर दिया गया है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात जो हैं वही मसले का हल है और इसी तरह हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए हाशमी साहब, ये जो नई एस्टैब्लिशमेंट आई है, जनरल आसिम मुनीर ने अपनी नई एक लाइनअप बनाई है, नई प्रमोशंस हुई हैं, नई ट्रांसफर हुई हैं, नई पोस्टिंग्स हुई हैं। तो जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी, उस वक्त तो जनरल कमर जावेद बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट थी। अब उस एस्टैब्लिशमेंट के कई अफसरान ऐसे हैं जो कि रिटायर भी हो गए हैं। तो इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है, अभी तक इसकी कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई। और अभी तो खैर 2-4 दिन ही हुए हैं, पॉलिसी सामने आते हुए भी टाइम लगता है। कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर कोई इल्जाम आयद करें। इसी वजह से खान साहब ने कहा, अपनी पार्टी लीडर्स को भी हिदायत की कि नए आर्मी चीफ पर और उनकी एस्टैब्लिशमेंट पर किसी किस्म की इल्जाम तराशी ना की जाए। अब जो पैगाम पहुंचाया इमरान खान साहब ने, वो पैगाम तो असल में यह था कि मुल्क के अंदर जो इंतशार है, मुल्क जिस तरह से डूब रहा है माशी तौर पर, मुल्क जिस तरह से दिवालिया होने के करीब है, खुद नून लीग के लोग कहते हैं कि मुल्क इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट होने के करीब है। आपके जो इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके आलमी मालियाती इदारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा 93% तक बढ़ गया है, 93% पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट होने वाला है। जनरल कमर जावेद बाजवा भी आखिर में जाते जाते ये इतराफ कर गए कि मुल्क की इकॉनमी की हालत बदतरीन है। यानी इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो उस वक्त ग्रोथ रेट था 5.97%, पिछले 30 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट। और फिर अगले 6 माह में जो कुछ हुआ उसके मुतालिक जनरल बाजवा अपनी अलविदाई तकरीब में ये एतराफ़े जुर्म भी कर गए कि इस वक्त मुल्क की मईशत की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल में खान साहब ने तो यह मैसेज दिया है कि जितना इलेक्शन डिले होगा मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इलेक्शन पीटीआई की जरूरत नहीं है, इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है। तो जितना इलेक्शन डिले होगा मुल्क का बरकस निकल जाएगा, मुल्क दिवालिया होने के करीब जाएगा। दूसरी बात यह कि मुल्क के अंदर ये जो इंतशार है, ये इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो हुजम है, ये वसीतर होता जाएगा। और फिर जाहिर है कि हाशमी साहब, जैसे जैसे इलेक्शन ताखीर का शिकार होंगे, वैसे वैसे इदारों से पेचीदा सवालात दोबारा होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट था जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमने इदारों को इलेक्शन का पैगाम भेजा है, लेकिन अभी वो आए हैं, उनको सेटल होने दिया जाए और फिर पता चलेगा कि उनकी पॉलिसीज जो हैं वो कैसी हैं। अब इसमें हाशमी साहब, अगर अगस्त सितंबर में भी इलेक्शन होता है और एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहती है, गैर सियासी रहती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से जीत जाएंगे। लीडर साहब, अब ये अगस्त और उसकी बात नहीं रही, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमें ये जो 3-4 रोज के अंदर हम कोई हतमी फैसला कर लेंगे, ऐलान कर देंगे। असेंबलियां तहलील होती हैं तो फिर 3 माह 90 डेज का टाइम है, तो उस हिसाब से मार्च में कई इंतखाबात होंगे अगर अभी असेंबलियां जो है वो तहलील कर दी जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च में खान साहब ने अपना रोड मैप दे दिया है और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हाँ या ना वाली बात है, बैठना है, बात करो। और अगर मार्च से पहले अगर हमारे से वादा ले लिया जाता है कि जनाब हम मार्च में इंतखाबात करवा लेंगे, यानी रमजान से पहले की कोई डेडलाइन बनती है, तो फिर असेंबलियों को तहलील नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते, हमने तो अपना रोड मैप दे दिया, तो अब आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा खटखटा सकती है ये हुकूमत, कोई एंट्री किसी की हो सकती है और खान साहब को रोका जा सकता है? क्योंकि खान साहब को तो अब कोई नहीं रोकने वाला ना, क्योंकि तहरीर का जहां तक मामला था, असम्बली का जहां तक मामला था,
परवेज इलाही साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं उसको भी उन्होंने बयान कर दिया। तो तारीख अब 3-4 रोज या मैक्सिमम एक हफ्ता जो है वो दूर रह गई है और फैसला हो जाएगा। देखिए आशमी साहब, जुलाई तक तो वैसे भी केयर टेकर सेटअप आपका आ जाएगा, जुलाई अगस्त में। तो इसका मतलब है कि कितने महीने मार्च से आगे हैं, सिर्फ 2-3 महीने आगे की बात है। तो अगर बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाए तो इसमें कोई मुजायका नहीं होता। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि इलेक्शन 2-3 माह पहले हो जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कई मरतबा ऐसा हुआ है, पाकिस्तान में भी हो चुका है। तो इमरान खान साहब असल में उस चीज को देख रहे हैं कि अगर हम पंजाब असेंबली और केपी असेंबली को तहलील कर दें, इसके नतीजे में एक आईनी बहरान पैदा होगा और हो सकता है कि ये जो केयर टेकर सेटअप जुलाई में जाके अगस्त में जाके आना है, ये कहीं फेब के एंड में या मार्च के एंड में आ जाए। लेकिन हाशमी साहब, अभी जाहिर है कि खान साहब ने इसके ऊपर पार्टी के अंदर से दोबारा से एक ओपिनियन लेनी है कि क्या उन्हें इस यकीन दहानी के बगैर कि मार्च में इलेक्शन हो जाएगा, इस यकीन दहानी के बगैर क्या उनको असेंबलियां तहलील करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दूसरी जानिब एक आर्गुमेंट यह भी है कि अगस्त तक जब तक ये केयर टेकर सेटअप नहीं आता, इमरान खान साहब को ये असेंबलियां इसलिए तहलील नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त इस इंपोर्टेड हुकूमत को यह पता है कि इमरान खान साहब का इंतखाबी और सियासी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब हमें 3/4 अक्सरियत से हरा देंगे, इसलिए ये खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब की जो पार्टी की लीडरशिप है उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखें अब इमरान खान साहब लाहौर में कितने दिन रहे, बनी गाला से ज्यादा महफूज वो लाहौर में है। यानी मैं चूंकि सहाफत इस्लामाबाद में करता हूं और यहां पे इंटीरियर मिनिस्ट्री है, राना सनाउल्लाह यहां पे ऑपरेट करते हैं, मुझे पता है अपनी मालूमात की बुनियाद पर कि इमरान खान साहब बनी गाला से ज्यादा महफूज हैं लाहौर में अगर उनकी पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, सबको पता है कि पंजाब में किस तरह से लॉन्ग मार्च जब हुआ था 25 मई का, तो उस पर कितना बदतरीन तशद्दुद किया गया था। लेकिन अगेन इमरान खान साहब चूंकि एक लीडर हैं, उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन भी होगी कि अगर वो असेंबलियां तोड़ेंगे तो हो सकता है कि इलेक्शन की राह हमवार हो जाए। तो अल्टीमेटली जो फैसला लीडर करता है सबको उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जो और जो उजर पेश कर रहे हैं उस उजर से हटके खान साहब ने अगर फैसला कर लिया है तो उसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है, तभी ये हतमी नताइज मिल सकेंगे। अच्छा, मैं ये जो इंकशाफात खान साहब ने किए ना, उसके बाद मेरे ज़हन में एक सवाल ये आया कि हुकूमत जो राना सनाउल्लाह, नून लीग एंड कंपनी सारे हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई हम तो तैयार हैं लेकिन इत्तेहादियों के साथ जो है वो हमें बात करनी पड़ेगी, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से इंतखाबात होने चाहिए, इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं हुई। वो कहते हैं कि भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम अपना वक्त जो पूरा करेंगे। राय साहब, एक तो बात यह कि इंतखाबात के पर मुज़ाकरात की जो बात अगर शुरू हुई तो क्या वो दोबारा सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार के जरिए शुरू हो सकती है, क्योंकि वो पहले वही गए थे, जाकर उन्होंने बात कही। तो क्या ये चैनल यूज किया जाएगा, इस पर रोशनी डाल दें। और फिर ये भी हमें बताएं कि नून लीग ये एक मौका है, मुज़ाकरात नून लीग के लिए क्या है टेबल के ऊपर। खान साहब कहते हैं इंतखाबात करवाओ, वो कहेंगे जी नहीं करवाते, और अगर बदले में हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये व्हीलर डीलर किस्म के सियासतदान है। क्या वो कह सकते हैं कि नवाज शरीफ को सेफ पैसेज दिया जाए? क्या वो कह सकते हैं कि आप जो कौमी असम्बली में वापसी करें तो हम फिर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं? आपको लगता है कि कुछ इस किस्म का मुतालबा भी किया जा सकता है? देखिए आसफी साहब, ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। अगर तो एस्टैब्लिशमेंट कोई सालसी करती है, कोई मदाखलत करती है, तो फिर तो ये मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। वरना अदरवाइज ये इमरान खान साहब को सिर्फ इंगेज करेंगे कि खान साहब प्रोटेस्ट ना करें, खान साहब जलसे जुलूस ना करें, खान साहब अपनी कैंपेन का जो मोमेंटम है उसको मुकम्मल तौर पर जिस तरह से उन्होंने बरकरार रखा हुआ है इस तरह से बरकरार ना रख सकें। तो ये हीलो बहानों से इस मुज़ाकरात के अमल को इतना तूल देंगे कि वैसे ही इस पार्लियामेंट की जो आईनी मुद्दत है वो पूरी हो जाएगी। और यह बात इमरान खान साहब को भी पता है, इमरान खान साहब को भी यह बात मुकम्मल तौर पर उनको इस बात का इदराक है। अब हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल में अर्ली इलेक्शन सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं,
वो सिचुएशन ये है कि मुल्क के अंदर कोई गैर मामूली हालात पैदा हो जाए। वो गैर मामूली हालात केपी और पंजाब असेंबली तहलील करने से हो सकते हैं। ये दोनों असेंबली अगर तहलील कर दी जाए तो गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं, यानी एक जवाब मिल सकता है नए इलेक्शन का। इसके ऊपर बिल्कुल एक काउंटर आर्गुमेंट मौजूद है कि अगर उसके बावजूद इन्होंने इलेक्शन अर्ली ना करवाया और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि हम केपी और पंजाब असेंबली में इनके इंतखाबात नहीं कराएंगे, जैसे पहले इन्होंने फ्लड के नाम पर इंतखाबात लेट करवा दिए थे, तो इस तरह अगर इन्होंने 2-3 माह इंतखाबात लेट करवा दिए या बाद में कोई गवर्नर रूल की शिक निकाल ली या कोई और इमरजेंसी की शिक निकाल ली, तो हाशमी साहब उस सूरत में क्या होगा, उसका भी एक बैकअप प्लान होना चाहिए और यकीनन इमरान खान साहब के पास होगा। और वो बैकअप प्लान अवामी ताकत से जुड़ा है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब असेंबली तहलील करते हैं पंजाब की और केपी की और ये इलेक्शन नहीं करवाते पंजाब और केपी की असेंबली में, तो खान साहब के पास ये जो अवामी सुनामी की एक बहुत बड़ा ये टूल है, खान साहब दोबारा से दबाव बढ़ाएंगे और ये दबाव फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के रियासती इदारों की जानिब भी जाएगा। तो खान साहब का जो आगे हिकमत अमली नजर आती है वो इस किस्म की नजर आती है। इस वजह से खान साहब बार बार फोकस कर रहे हैं कि वो हर सूरत में मार्च के एंड तक इलेक्शन चाहते हैं और इसी वजह से पंजाब और केपी की असेंबली को तहलील करके वो ये मकसद अचीव करना चाहते हैं। अच्छा राय साहब, हम पिछले 2 रोज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सियासत को देख रहे हैं और लोगों की नजरें भी इन्हीं की तरफ लगी हुई हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि मुनीस इलाही की एक स्टेटमेंट आई जनरल बाजवा के मुतल्लिक, और फिर उन्होंने तो यहां तक स्टैंड ले लिया कि हमें तो जनरल बाजवा ने कहा था कि जाके इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ। उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की कि ये सब कुछ जनरल बाजवा कर रहे थे, आधे खानदान को इधर भेज दिया, आधे को उधर भेज दिया। ये सवाल आज खान साहब से भी हुआ। खान साहब ये कहते हैं कि जो पर्सपेक्टिव और जिस अंदाज में मुनीस के साथ जो बातें हुई हैं, एन मुमकिन है कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा हो और इस तरह एंगेज कर लिया हो और वो डबल गेम कर रहे थे। हर फर्द को उन्होंने एक नए तरह का जो है वो पर्सपेक्टिव दिया, एक नए तरह की उनके सामने जो है वो एक सिचुएशन पैदा करते थे और जिस तरह का सवाल होता था उस तरह ही उन्हें एंगेज कर लिया जाता था। अब ये मुनीस वाला जो मामला है, डबल गेम हो गई है या डबल गेम अभी भी हो रही है, ये बहुत अहम है। आपको लगता है कि आज भी कोई डबल गेम हो सकती है? आज भी मुनीस इलाही किसी के कहने के ऊपर किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि ये मामला सिर्फ जनरल बाजवा का नहीं है, माइट भी वो लोग इनसे आज भी राब्ते में हो और फिर इस किरदार को हम मजीद डबल गेम की शक्ल में देखें जो जनरल बाजवा ने माजी में अदा किया। देखें आकिब साहब, मुनीस इलाही ने तो ये तस्लीम भी कर लिया, ये सबको पता था, लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियली तस्लीम कर लिया कि वो एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करते हैं, GHQ की सियासत करते हैं। अब ये कहना कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात का दरिया आ रहा था उसको रोकने की कोशिश की, ये बात 100% गलत है। ये 100% गलत है। मैं एक सहाफ़ी के तौर पर जो हकायक मैंने अपनी आंखों से देखे, जो वाकयाती शहादतें मैंने अपनी आंखों से देखी, क्योंकि इस तहरीके अदम एतमाद को मैंने खुद बतौर सहाफ़ी कवर किया, मेरी पूरी टीम ने कवर किया। जो तमाम वाकयात होते रहे हाशमी साहब इस तहरीके अदम एतमाद के दौरान, कैदियों की वैन के आने से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुलने तक, मैं इन तमाम वाकयात का आई विटनेस हूं, मैं ऐनी शाहिद हूं। आपकी नोज फॉर न्यूज होती है और आपको पता चल जाता है कि पसे पर्दा किस किस्म का खेल चल रहा है। तो हाशमी साहब, ये जो मुनीस इलाही ने बात की है, ये तो फरमाइशी बात की है। ये तो जैसे एक अखबार में अब जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से ये खबर छपी है जराए से कि जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी जराए ये कहते हैं कि मुनीस इलाही से जो बात की गई थी जनरल बाजवा की जानिब से, उसकी कोई गलत तशरीह की गई है, क्योंकि नून लीग ने एक नाम नेहाद अब ये क्लेम करना शुरू कर दिया था कि देखें जी जनरल बाजवा तो आखिरी वक्त तक तहरीक इंसाफ के साथ थे। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। सबको पता है कि वफाक में इमरान खान साहब से जो 20 लोग टूटे थे, 20 PTI के जो अरकान उस वक्त लोटा बनकर सिंध हाउस में जिनको रखा गया था और आसिफ अली जरदारी को इनकरेज किया गया था, उनको यह शय दी गई थी कि आप तहरीके अदम एतमाद के लिए नून लीग को राजी करें। नून लीग को शुकूक व शुबात थे कि एस्टैब्लिशमेंट शायद इस मामले पर अभी राजी ना हो, लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी को पैगाम दिया गया, आसिफ अली जरदारी ने एक गारंटी दी और उसके बाद यह तहरीके अदम एतमाद आगे बढ़ी। अब तो इमरान खान साहब ने एक एक वाकया
मुकम्मल तौर पर खोल कर रख दिया है। ये आप ये कह लें कि एक आई वॉश हो सकता है। एक जनरल बाजवा जिनके ऊपर अब बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, वो अपनी साख को बचाने के लिए, जो खैर अब बच ही नहीं सकती, क्योंकि जो बीबीसी का आर्टिकल है मोहम्मद हनीफ साहब ने लिखा है, उसमें उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं कि जनरल बाजवा की, ये कोट अनकोट, कि जनरल बाजवा की जो बेइज्जती हुई है वो उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई है। ये अल्फाज जो हैं ये उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये मोहम्मद हनीफ साहब ने, जो सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर साफी हैं। तो हाशमी साहब, अब वो उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए इस किस्म के, आप ये कह लें कि मुनिस लाई को लॉन्च कर दिया। मुनिस लाई किसी वक्त जनरल बाजवा के बेनिफिशियरी भी होंगे। चौधरी परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, अलीम खान साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जाहिर है कि एक्टिव तो रहे थे जनरल कमर जावेद बाजवा, लेकिन यह बात हकीकत नहीं है कि जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाशमी साहब, क्या यह मुमकिन है कि आर्मी चीफ बचाने की कोशिश कर रहे हो एक हुकूमत को पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और वो हुकूमत ना बच सके? क्या यह मुमकिन है? और क्या यह मुमकिन है कि आर्मी चीफ किसी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हो और वो हुकूमत ना गिरे? जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर 30-40 कम से कम MNAs MPs ऐसे होते हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट के इशारों के मुंतजिर होते हैं, या एस्टैब्लिशमेंट के पास उनकी फाइल्स होती हैं और एस्टैब्लिशमेंट वो फाइल्स दिखाकर और उनको बताकर जो भी उनसे काम करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। तो मुनिस लाई ने तो एक फरमाइशी किस्म का इंटरव्यू दिया था, और इस इंटरव्यू में हो सकता है कि बाद में जाके खान साहब को उन्होंने वजाहत भी दे दी हो कि ये फरमाइश कहां से आई थी, तो इसको दरगुजर करें, हमारी भी मजबूरी है, हमने भी एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करनी होती है। लेकिन डबल गेम के हवाले से हाशमी साहब, जो खान साहब ने वाकयाती शहादतें सामने रखी है कि नून लीग की जानिब से एक्सटेंशन की हमायत करना, और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी, उस वक्त हालात ऐसे बना दिए गए थे कि मुझे एक्सटेंशन देना पड़ी। तो इसका क्या मतलब है हाशमी साहब? इसका मतलब यह है कि उस वक्त भी इमरान खान साहब को इसी तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी। खान साहब उस वक्त इस्लाहात का एक एजेंडा वो लेकर आ चुके थे। इमरान खान साहब चाहते थे कि वो 5 साल पूरे कर जाएं, और वो 5 साल पूरे कर जाते तो पाकिस्तान की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर भी आ जाती। अच्छा, एक बात उन्होंने कही और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर हम वाइंड अप करें। DGISPR और ISI के हवाले से उन्होंने कहा, और ये जो बाजवा साहब की जो सियासत में मुदाखलत है, राय साहब, ये तो एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब क्या कोई इसका दिफा करेगा? क्योंकि मुझे वो याद है जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो पहली दफा ऐसा हुआ कि आकर बाकायदा इदारे का दिफा किया गया। अब कोई जनरल बाजवा का इस तरह दिफा करने के लिए आएगा? जो सियासत में मुदाखलत की बात हुई, और इतने शवाहिद मौजूद हैं दोनों तरफ से, हर कबीले का सहावी अब जो बात कर रहा है। हाशमी साहब, इदारे के ऊपर और फौज के ऊपर तो कभी किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। ये फौज पाकिस्तान की है, और इमरान खान साहब ने भी इसी इंटरव्यू में यह कहा कि फौज मजबूत रहेगी तो मुल्क रहेगा, फौज मजबूत नहीं रहेगी तो मुल्क तकसीम हो जाएगा, मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। तो कभी भी कोई भी पाकिस्तानी अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकता। फौज के साथ लोगों की बड़ी वालियाना मोहब्बत है। इमरान खान साहब ने जो बात की वो की जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक, और अवाम ने भी जो सवालात उठाए वो जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसीज पर उठाए। तो इस वजह से इस पूरे मामले को फौज से किसी भी सूरत नहीं जोड़ा जा सकता। हां, जो नवाज शरीफ ने किया था वो थी फौज के खिलाफ साजिश। जो मरियम नवाज ने किया था वो पूरी फौज को निशाना बनाते थे ताकि इंडिया में हेडलाइंस बन सकें। जिस तरह से मरियम नवाज ने कहा था कि आजाद कश्मीर में फौज के खिलाफ बगावत हो गई है, पाक फौज के खिलाफ। जब ये आजाद कश्मीर में इलेक्शन आ रहे थे तो इमरान खान साहब ने कभी भी फौज को बतौर इदारा तनकीद नहीं की, बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा की पॉलिसीज पर तनकीद की थी। बहुत शुक्रिया राय साहब। और व्यूअर्स, आपको जाते जाते ये बता दें कि शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि 30 जनवरी तक आम इंतखाबात की तारीख आ जाएगी, यानी 30 जनवरी की उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है। और आपको यह भी बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है और दुश्मन को दो टोक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वतन अजीज के दिफा के लिए हमवक्त तैयार हैं, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत कभी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा और किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम से किया गया वादा पूरा करें। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था।
अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।